नमस्ते बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 में से वे आँखें, जिसे लिखा है कवि सुमित्रा नंदन पंत ने। और आज हम पढ़ेंगे इसका पहला भाग, वे आँखें। एक कृषक की आँखें कैसी हैं, क्या है उसमें, अंधकार क्यों है, उसकी स्वतंत्रता कहाँ गई, ये सारी बातें आज हम इस कविता के दौरान पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कवि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रमुख कवि हैं। हिंदी कविता में प्रकृति के विषय पर कविता लेखन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को उत्तराखंड के कौसानी में हुआ था। जन्म के कुछ ही घंटों के पश्चात इनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया और उनका नाम गोसाई दत्त रखा। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कौसानी के विश्वविद्यालय में हुई। स्कूल की पढ़ाई के लिए वे वाराणसी चले गए और वहां जयनारायण हाई स्कूल में इन्होंने आगे की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद के मयो सेंट्रल कॉलेज में दाखिला लिया, किंतु बीच में ही पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उनका बचपन प्रकृति की गोद में पला था। कौसानी क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है, तो प्रकृति की गोद में पला। हिमालय के शिखर, पक्षियों का कलरव, चीड़ के पेड़ और कत्यूर घाटी और इसके साथ साथ दादी की कहानियाँ, ये सब इनके बचपन के साथी थे। प्रकृति की छांव का ही असर था कि ये बचपन से ही कवि हृदय के थे। इनके भाई को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं कुमाऊनी भाषाओं की अच्छी जानकारी थी और कविताएं लिखने का शौक भी था, तो सुमित्रा नंदन पंत उनको देखते और उन्हीं की तरह ही कविता लिखने का प्रयास करते थे। जब वो हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए अल्मोड़ा गए, तब शहरी सभ्यता से बहुत प्रभावित हुए। सबसे पहले उन्होंने अपना नाम बदला। वे लक्ष्मण के चरित्र को आदर्श मानते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम गोसाई से बदलकर सुमित्रा नंदन कर लिया। आप जानते हैं ना कि लक्ष्मण की माता का नाम क्या था? सुमित्रा, और नंदन मीन्स होता है पुत्र, यानी कि सुमित्रा के पुत्र। तो इस तरह से उन्होंने अपना नाम सुमित्रा नंदन रख लिया। वे नेपोलियन के युवावस्था के चित्र से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें देख देख कर उन्होंने अपने बाल लंबे और घुंघराले कर लिए। आगे चलकर उन्हें लेखन के लिए कई पुरस्कार और उपाधियां दी गई। कविताओं के अलावा उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, आलोचना आदि के क्षेत्र में काम किया। उन्होंने रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी किया। विषय था प्रगतिवाद। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवादी, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, कला और दो बूंद, ये इनकी साहित्य की कहानियाँ थी, साहित्य था। अपने जीवन काल में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार एवं पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 1977 ईस्वी में इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो अब है कविता वे आँखें। इसके बारे में पहले हम देखते हैं कि इसका प्रतिपाद्य क्या है, लेखक का लिखने का उद्देश्य क्या है। वे आँखें कैसी है ये कविता? यह कविता कवि के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग के शोषण से शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया।
यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसान के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। जिस तरह से ये किसान है, कहने को स्वतंत्र है, लेकिन इसकी स्वतंत्रता का कितना शोषण होता है ये बताया गया है इस कविता में। कवि के अनुसार किसानों की हताशा, निराशा और दुख भरी आंखें मन में भय जगाती हैं। वे किसी अंधेरी गुफा के समान डरावनी है। किसान जब तक स्वतंत्र था उसका स्वाभिमान ही उसकी ताकत थी, लेकिन अब वे अपनी स्वतंत्रता खो चुके हैं और उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। किसान अपने लहलाते खेतों को याद करता है जो अब उसे छिन चुके हैं। उनकी एकमात्र संपत्ति उनके खेत थे जिससे उसे बेदखल कर दिया गया। किसान अपने जवान बेटे को याद करके रोता है जो साहूकार के कारिंदों की लाठियों से मारा गया है। इतना ही नहीं, महाजन ने ऋण वसूल करने के लिए किसान के बैलों के जोड़ों को नीलाम कर दिया। कर्जा चुकाने के चक्कर में उसके घर तक बिक गए। किसान की प्रिय गाय जिसका नाम उजरी था वो बिक गई, जो किसान के अलावा किसी अन्य को दूध तक नहीं दोने देती थी। दवा दारू के अभाव में उसकी पत्नी मर गई। माँ के दूध के अभाव में उसकी बेटी भी 2 दिन के बाद चल बसी। घर में एक विधवा बहू बची थी जिसे वह घर की लक्ष्मी समझता था। अब उसे क्या कहना जाने लगा, क्योंकि उसके पति को तो कारिंदों ने मार दिया था। अब उसे पति घाती अर्थात जिसे पति की मृत्यु का कारण समझा जाने लगा। तो एक दिन उसने भी कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी, क्योंकि कोतवाल ने इसकी इज्जत लूट ली थी। जवान बेटे को याद करके किसान की छाती विदीर्ण हो जाती यानी फटती थी। शूल की तरह चुभते थे उसे ये दुख, और इस कारण उसने दूसरी शादी नहीं की। अपने गत दिनों के सुखों और गत दिनों यानी कि बीते हुए दिनों के सुख और वैभव को याद करके एक पल के लिए किसान की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन जैसे ही उसका सामना वास्तविकता से होता है तो उसके लिए ये सारी स्मृतियाँ दुखदायी बन जाती हैं। अब हम देखते हैं इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। शब्द आया है एक सरीखी। सरीखी मीन्स होता है समान। वैसे इसका प्रयोग हम उपमा अलंकार में भी करते हैं। दारुण मीन्स होता है घोर, निर्दयी, कठोर, चितवन, दृष्टि। बेदखल, हिस्सेदारी से अलग करना। कारकुन, जमींदारों के कारिंदे जो उनके लिए काम करते हैं। कुर्क मीन्स नीलामी, नीलाम कर देना। बरगो मीन्स उनकी बैलों की जोड़ी को कहा गया है। घरनी होता है घरवाली या पत्नी। तो अब हम पढ़ते हैं ये कविता। अंधकार सी गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा उसकी आँखों में, इसका छोड़ उसे मझधार आज, संसार का कगार सदृश वह खिसका। इसमें किसान की आँखों की बात की गई है। ये काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आँखें से लिए गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण और दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि इसका भावार्थ क्या है, इसका आशय क्या है। कवि कहता है कि शोषित किसान की गड्ढों में धसी हुई आंखें एक अंधेरी गुफा के समान दिखाई देती हैं, एक अंधेरी गुफा के समान लगती हैं, जिसमें मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। जैसे ही उन आँखों को देखते हैं ना तो मन में एक अज्ञात भय सा उत्पन्न हो जाता है, डर लगता है। ऐसा लगता है कि उसमें बहुत दूर तक
कोई कष्टप्रद दयनीयता और दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। यानी उनकी उस आँखों को देखकर, जो कैसी आँखें जो एक अंधेरी गुफा के समान हो गई हैं, उन आँखों को देखकर लगता है कि वे आँखें वो जो है उसने बहुत कष्ट सहा है, वो दयनीय हैं और दुख के कारण जो है वो आंसू बाहर नहीं निकाल पा रही, अपितु उनका जो मौन रुदन है उसके अंदर तक भरा हुआ है। उसकी आँखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। भयानक गरीबी है। किसान गरीबी के बोझ के तले दबा हुआ है। किसान का अतीत बहुत अच्छा था। वह सदैव स्वाधीन था। ये कहा गया ना, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका। किसान का अतीत बहुत अच्छा था। वो हमेशा से स्वाधीन रहा था, स्वतंत्र रहा था। उसके पास अपने खेत थे। अभिमान भरा उसकी आंखों में, उसकी आंखों में स्वाभिमान झलकता था। छोड़ उसे मझदार आज संसार कगार सदृश का, किंतु आज वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे बीच मझधार अर्थात समस्याओं के बीच में ही छोड़ दिया है और स्वयं किनारे की तरह बहकर उससे दूर चला गया है। संसार ने उसे बीच में ही, समस्याओं के बीच में किसान को अकेला छोड़ दिया है। स्वयं उसे ऐसा छोड़कर किनारे की तरह दूर बहकर चला गया। जैसे पानी किनारों के साथ साथ बहता बहता दूर चला जाता है ना, किनारा वहीं रह जाता है, तो इस तरह से उसे दूर कर दिया गया है और वो वहीं के वहीं रह गया है। इसका शिल्प सौंदर्य है। किसान की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण किया गया है। अंधकार की गुहा सरीखी, इसमें उपमा अलंकार है। दारुण दैन्य दुख में, इसमें अनुप्रास अलंकार है। कगार सदृश में उपमा अलंकार, सदृश के समान, किनारे के समान। भाषा में लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। भाषा में प्रवाह है। शैली भावात्मक और वर्णात्मक है। शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अगला पैराग्राफ, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण में। अब इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण और दयनीय दशा का वर्णन किया है। इसके साथ साथ बताया है कि पहले किसान क्या सोचता था और अब क्या है। किसान अपने अतीत को याद करता है। उसकी आँखों के समक्ष उसके खेत लहराते हुए नजर आते हैं। जब वो अपने अतीत को याद करता है तो उसे अपने सामने ये हरे भरे खेत लहराते हुए नजर आती हैं। कौन से खेत? जिन खेतों से उसे अब बेदखल कर दिया गया है। वो खेत जिनसे उसे बेदखल कर दिया गया है, अर्थात जमींदारों ने उसकी ज़मीन को हड़प लिया है। कभी इन खेतों के तिनके तिनके में हरियाली लहराती थी और उसके जीवन को सुखमय बनाया करती थी। जब वह इस बारे में सोचता है कि जब उसके खेत में तिनके तिनके में हरियाली थी और जो उसके जीवन को सुखी बना रही थी, आज वह सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ हड़प लिया गया है। आज उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं बचा है। किसान यह सोचकर बहुत दुखी होता है, बहुत पीड़ित होता है। जिन्हें वो पानी से बड़े यत्न से सींचा करता था, उसमें अनाज लगाया करता था, आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो इस बात को याद कर करके उसकी छाती फटती है। इसके बाद अगला पैराग्राफ है, आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। आज सब कुछ किसान का खत्म हो गया है। किसान का एक बेटा था,
वह किसान की आँखों को बहुत ही प्यारा था। आज भी किसान की आँखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता रहता है, आँखों में ही घूमा करता उसके प्यारे पुत्र का चित्र घूमता है। उसे वह दृश्य याद आ जाता है जब उसके जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। अर्थात जब किसान कर्जा नहीं चुका पाया था जमींदारों का, तो उन्होंने बदला लेने के लिए उसके प्यारे पुत्र को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला था। और ये बड़े ही दुख की बात थी और इस दुख को याद कर कर के किसान की छाती फटती थी। पूरा का पूरा जो दृश्य था उसकी आंखों में लगातार घूमता रहता था। बड़ा मार्मिक दृश्य था। इसका शिल्प सौंदर्य है। इन पंक्तियों में जमींदार के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। लहराते खेत तथा जमींदारों की लाठी से पीट कर मरे हुए पुत्र में दृश्य बिंब साकार उठता है। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन में हरियाली, इसमें रूपक अलंकार है क्योंकि जीवन को हरियाली का रूप दिया गया है। आँखों में घूमना, आँखों का तारा, ये सब मुहावरे हैं, इसलिए सार्थक मुहावरों का प्रयोग करने के कारण इसमें भाषा मुहावरेदार भी कही जा सकती है। इसकी भाषा में लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है और भावात्मक और वर्णात्मक शैली है। तो बच्चों, ये था इसका पहला भाग, वे आँखें। इसका पहला भाग आज हमने यहाँ तक पढ़ा। आप इसको दोबारा से पढ़कर इसका भावार्थ और शिल्प सौंदर्य को याद कीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और आगे का भाग हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।